हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग हिंदी के अंदर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा हिंदी ग्रामर का पोर्शन। और हिंदी ग्रामर मैंने आपकी सबसे पहले इसीलिए ली है क्योंकि हिंदी रीडर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग लेसन पढ़ेंगे। हिंदी रीडर के अंदर हम लोग कहानियाँ पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, उनके प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन व्याकरण का ज्ञान हमारा सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसके लिए हमें व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसीलिए व्याकरण को ही सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना उचित समझा है। हम लोग सबसे पहले देखिए, आज जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी हिंदी का पहला चैप्टर होता है। और हमारी जो व्याकरण की किताबें इस बार हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी जगह, सभी स्कूल्स के अंदर पहला जो चैप्टर होता है क्लास 2 ऑनवर्ड्स, क्लास 2 के बाद में, चाहे वो क्लास 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उसमें पहला चैप्टर आपका भाषा और व्याकरण ही होता है। तो ये मेरा एक कंबाइंड वीडियो है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास 4 से लेकर के क्लास 4, 5, 6, 7, 8 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा कंबाइंड वीडियो है क्योंकि आप सब लोगों का पहला चैप्टर जो है वो भाषा और व्याकरण ही है। तो ये वीडियो क्लास 4 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए है क्योंकि आपका पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण है। एक्सरसाइज जो होगी, आपके इस लेसन के जो प्रश्न उत्तर होंगे वो सबको अलग अलग करवाए जाएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर अलग अलग आपके बुक वाइज जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको फिलिंग करके अलग अलग पिक्चर दूंगा। लेकिन समझाने का जो मेरा तरीका रहेगा और आपको इस लेसन को डिटेल वाइज जो मुझे समझाना है वो सबका कंबाइंड चलेगा। इसीलिए मेरा एक ही वीडियो शूट आउट होगा आप लोगों के लिए, भाषा और व्याकरण। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या होती है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वेल नोन हैं, आप तो सब लोग जानते हैं कि भाषा जो होती है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना। मनुष्य जब अपने मन के विचारों का आदान प्रदान लिख करके या बोल करके करता है उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए बुक के अंदर आपकी डेफिनेशन क्या दे रखी है यहाँ पे। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य एक चिंतनशील, चिंतन करता है, वो चीजों के बारे में सोचता है, मनन करता है। समाज में रहकर मनुष्य के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं और अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सामने रख कर वह उनका समाधान करता है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन क्या होता है बच्चों? भाषा होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि समाज में रहकर के जो मनुष्य होता है उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अनेक प्रश्न उठते हैं। इसको आप लोग यूँ समझिए कि आपके दिमाग के अंदर आया कि मुझे ये काम कैसे करना है, तो अब आप लोग उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आप लोग अपने टीचर के पास आते हैं और अपने टीचर को ये कहते हैं कि सर या मैम, आपने ये जो चीज़ समझाई है तो ये हम कैसे करें, ये हमें कम समझ में आई है। तो आपने क्या किया, अब ध्यान से समझना आप लोग, आपने भाषा का इस्तेमाल किया। हम लोग कौन से देश में रहते हैं? हम लोग भारत में रहते हैं। हमारे राष्ट्र का नाम भारत है और हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया? हमने भाषा का इस्तेमाल किया। फिर आपने क्या किया? अपनी प्रॉब्लम को आप लोगों ने चिंतन किया, उसके बारे में सोचा कि मैं इस काम को कैसे शुरू करूंगा या मुझे ये काम कैसे करना है। तो आपने भाषा का इस्तेमाल कैसे किया? आप मेरे पास आए या मैम के पास गए, किसी भी टीचर के पास गए सब्जेक्ट वाइज, और आपने बोला। टीचर के सामने आपने क्या किया? आपने बोला। और उसके बाद में आपने क्या किया कि बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान किया। फिर टीचर ने आपको वापस से बोल करके समझाया कि स्टूडेंट्स ये काम हम लोगों को इस तरीके से करना है। आप लोग एक मिनट रुकिए, सर आते हैं।
अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज ये बताता हूँ कि यूं तो अपने विचार प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं। रेलवे के अंदर हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर यह संकेत दिया जाता है कि अब गाड़ी चल पड़ेगी। कंडक्टर को बस चलाने के लिए और रोकने के लिए अलग अलग तरह की वो सीटी बजाता है। चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ यातायात पुलिस का जो सिपाही होता है वो अलग अलग प्रकार के संकेत देता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग अपने चांगेट के ऊपर जाते हैं तो व्हाइट जो शर्ट होता है और नीले कलर की जो पैंट होती है उसमें एक यातायात पुलिस से संबंधित एक सिपाही खड़ा रहता है। कभी कभी आप लोग बड़ी सिटीज में जाइए, आप लोग अजमेर में जाइए, जयपुर में जाइए, वहाँ पे ट्रैफिक नियमों का बहुत अच्छी तरीके से पालन होता है। इवन हमारे शहर के अंदर भी होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा यातायात पुलिस के जो सिपाही होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वो गाड़ियों को यूं रोकते हैं। जहाँ पे आप लोगों ने बड़े शहरों के अंदर बत्तियां लगी हुई होती है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो गाड़ी को इधर से आप लोग साइड में देख सकते हैं, वहाँ बत्ती जल रही होती है और जैसे ही रेड बत्ती होती है तो वो रेड बत्ती की तरफ भी एक वाहन चालक देखता है और साथ में वो उस संकेत को भी देखता है जो सिपाही ने यूं करके किया है। तो ये भी हमारी एक भाषा का ही रूप है जिसे हम लोग सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। उसने अपने संकेतों का इस्तेमाल किया है। स्काउट गाइड अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किंतु संकेत, इशारे या चिन्ह सही अर्थ में भाषा नहीं कहे जा सकते। इतना ही नहीं, भाषा में क्या होता है बच्चों, भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेत होते हैं जो हमारे मानव मुख से निकले हुए होते हैं। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि भाषा क्या होती है बच्चों, भाषा सार्थक होती है। संसार के अंदर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी आदि भाषाएं प्रचलित हैं। अब लोग देखिए, हम लोग भाषा के रूप देखेंगे बच्चों। क्योंकि आप लोग बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं और आप लोग भाषा को पहले भी पढ़ करके आ चुके हैं। मेन भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, साथ में आपकी लिखित भाषा और साथ में आपकी सांकेतिक भाषा। नाम से पता चल रहा होगा आपको। देखिए, मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य क्या करता है, बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा का कौन सा रूप कहते हैं, मौखिक रूप कहते हैं। इसका उदाहरण सर अगर आपको देना चाहें तो आपका एग्जाम होता है ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम के अंदर आप लोग क्या करते हैं, मैम आपसे या सर आपसे प्रश्न करते हैं और आप लोग उसका बोल करके जवाब देते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप हो गया। साथ में भाषा का लिखित रूप, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिखित यानी लिख करके, ऐसे करके, लिख करके, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। जैसे आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है तो रिटन एग्जाम के अंदर आप लोग क्या करते हैं, एक पेपर होता है और उस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब आप लोग किसके माध्यम से देते हैं, लिख करके देते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप हो गया। साथ में एक होती है सांकेतिक भाषा, अंग्रेजी के अंदर क्या कहेंगे इसको, साइन लैंग्वेज। इशारों की भाषा कह सकते हैं हम इसको। अभी मैंने आपको बताया ना यातायात पुलिस वाला। अब आप लोग देखिए कि मेनली मुख्यतः इस सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कौन करता है। ये देखिए कि जो लोग गूंगे होते हैं या जो लोग बहरे होते हैं वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गूंगा जो बोल ना सके, बहरा जो सुन ना सके। गूंगा यानी जो बोल ना सके, बहरा जो सुन ना सके, वो लोग सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इशारों के अंदर अपनी बात को समझाते हैं। जैसे गूंगे और बहरे व्यक्ति जो होते हैं, अब उनको पानी पीना है तो अब वो लोग क्या करेंगे, वो मुंह से तो बोल करके कह नहीं सकते कि मम्मी मुझे पानी पीना है या सर मुझे पानी पीने के लिए जाना है या क्या मैं अपनी बोतल से पानी पी लूँ। वो लोग इशारों में बोलेंगे, यूँ करके। तो सामने वाला क्या करेगा। अब इन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, विशेष प्रकार के प्राणी भी हम लोग कह सकते हैं, स्पेशल पर्सन हम लोग कह सकते हैं इनको। तो इन लोगों ने संकेत के अंदर, संकेत के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। पानी पीना है
यू करेंगे इसका मतलब इनको भूख लगी है, खाना खाना है। यू करेंगे इसका मतलब इनको सोना है। तो अलग अलग बहुत सारे इनके संकेत होते हैं जिसके माध्यम से ये अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए आप लोग, ये तो हुआ हमारा भाषा, और भाषा की परिभाषा क्या हो गई, आपकी बुक के अंदर अलग अलग भाषा की परिभाषा। जब आपकी बुक के सेट आ जाएंगे तो आप लोग इस लेसन को फिर से जब रीडिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे और देखने को मिलेगा। आप लोग भाषा की परिभाषा को एक बार फिर से देखिएगा, लेकिन एक सरल रूप के अंदर अगर सर आपको समझाएं कि भाषा क्या है तो आप लोग ये कहेंगे कि जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है, जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब देखो आदान प्रदान को क्यों करता है, क्योंकि अपने मन की बात उसको समझानी है, कोई चीज का सॉल्यूशन उसको लेना है, किसी चीज का समाधान उसको लेना है, तो उसके लिए वो भाषा का इस्तेमाल करता है। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। अब आप लोग देखिए, आपके आगे इसमें ये जो दे रखा है, ये आपके आगे इसमें बता रखा है लिपि आता है, क्योंकि देखिए आपकी भाषा किससे बनी, आपकी भाषा लिपि से बनी। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहा जाता है, और भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात इनके लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि के अंदर लिखी हुई हैं। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में, देवनागरी में। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा किसमें लिखी गई है बच्चों, आप लोग बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं, आप लोग बताएं कि अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा जो है आपकी रोमन के अंदर लिखी गई है, रोमन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। साथ में आपकी कुछ भाषाएं आपकी बुक के अंदर भी आपको दे रखी हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, इजी वाली भाषा आपको सर बताएंगे। उर्दू, उर्दू आपकी किस में लिखी हुई है, उर्दू जो है वो आपकी फारसी भाषा के अंदर लिखी गई है। तो देखिए आप लोग, हिंदी भाषा देवनागरी के अंदर लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी गई है, उर्दू भाषा आपकी फारसी भाषा के अंदर लिखी गई है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि आप लोग कौन से देश में रहते हैं, तो आप लोग उसे कहेंगे कि सर हम लोग भारत देश में रहते हैं। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप कौन से राष्ट्र में रहते हैं, आपका राष्ट्र कौन सा है, तो आपका उत्तर भी आप लोग यही कहेंगे कि हमारा राष्ट्र भारत है, हमारा देश का नाम भारत है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो हमारी मातृभाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। और हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि के अंदर लिखी गई है। पंजाब की भाषा गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखी गई है। अब हम लोग देखते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मातृभाषा। हमारी मातृभाषा कौन सी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश में कहते हैं मदर टंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मदर टंग बोला जाता है इसको। बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है, और यह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब देखिए सर इसमें एक हट करके उदाहरण देंगे आपको। हम लोग भारत में रहते हैं और हम लोग राजस्थान स्टेट में रहते हैं, राजस्थान राज्य में रहते हैं। मोस्टली हमारे घर के अंदर मारवाड़ी भाषा का प्रचलन भी होता है।
आजकल वैसे कई कई जगह पे सब लोग हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। और हम लोग बाहर जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसी को अगर हम हमारी बात समझाते हैं, तो हम लोग हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी मदर टंग हिंदी है, लेकिन हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण के अंदर हम लोग रहते हैं, मातृभाषा क्या हुई कि बच्चा जिस परिवार के अंदर पलता और बड़ा होता है, वहाँ वो सबसे पहले उसकी मातृभाषा को सीखता है। तो अगर हम लोग राजस्थान स्टेट में रहते हैं, तो हमारी राजस्थान की जो मारवाड़ी लैंग्वेज होती है, या राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे अधिकांश परिवारों के अंदर हम लोग वही, हमारे दादा दादी, हमारे पापा मम्मी उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और बच्चा धीरे धीरे पहले उसी को सीखता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। और बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसमें समझ विकसित होने लगती है, तो साथ में फिर वो धीरे धीरे अपनी मातृभाषा हिंदी के ऊपर भी अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है। अब देखिए हमारी राजभाषा जो हिंदी है, तो हमारे भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को क्या किया? हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्र की भाषा को संविधान में लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 14 सितंबर के दिन क्या करते हैं? 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिसमें प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग देखिए हमारी हिंदी भाषा की उपयोगिता बता रहे हैं सर आपको, इसे ध्यान से सुनना। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से लेकर, अब आप लोग देखो कि ये जब हिंदी नहीं थी, तो अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछ ले कि हमारे देश के अंदर हमारे संसार के अंदर सबसे पहले जो भाषा का आविर्भाव हुआ था, जो सबसे पहले हमारी भाषा आई थी, वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत। और इसी संस्कृत से अलग अलग प्रकार की भाषाएं निकली, जिसमें से एक हमारी हिंदी भी है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। यह सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अब देखिए राजभाषा का मतलब क्या हो गया? एक तरह से आप लोग यहाँ पे राष्ट्रभाषा का मतलब तो सर ने आपको समझा दिया, मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन राजभाषा का मतलब ये हो गया कि हमारे देश की आधिकारिक भाषा, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पर जो पत्र व्यवहार होता है वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? हमारी हिंदी भाषा में होता है। ठीक है कि कहीं कहीं पे आज हमारी एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भाषा भी विकसित हो गई है और थोड़ा इंग्लिश का चलन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा पत्र व्यवहार इंग्लिश में भी होता है, अंग्रेजी भाषा में भी होता है। स्कूल की तरफ से आपको नोटिस भी इंग्लिश में दिए जाते हैं, साथ में साथ हिंदी भाषा में भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी जो राजभाषा है, हमारी आधिकारिक भाषा जो है, वो भी क्या है? हिंदी ही है। क्योंकि हिंदी हमारे देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है? तीसरी भाषा है। आपको अगर कोई कह दे कि जो हमारी हिंदी भाषा है ये हमारे पूरे संसार के अंदर कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली, सबसे सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है। क्योंकि आप लोग देखिए हमारे इंडिया, हमारा भारत देश कितना बड़ा है और उसमें इतने सारे राज्य हैं, तो अधिकतर हमारी सब जगह हम लोग हमारी राष्ट्रभाषा या हमारी मातृभाषा का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। अब आप लोग देखिए हिंदी भाषा हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ तक के विस्तार में फैली हुई है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य,
दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि हमारी जो इंडियन टेरिटरी है, हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, वहां तक इसका विस्तार फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि अन्य राज्यों में यह एक संपर्क भाषा के रूप में उपयुक्त होती है। जैसे आप लोग बंगाल में जाएंगे, पश्चिमी बंगाल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होती है वो वहाँ के लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में आपने देखा होगा अधिकांश लोग गुजराती भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के अंदर अधिकतर लोग मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ में आप लोग अगर वहाँ जाके हिंदी भी बोलेंगे फिर भी लोग वहाँ समझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी क्या हो गई, हमारी मातृभाषा के साथ में हमारी राजभाषा और हमारी एक राष्ट्र की भाषा भी हो गई। तो इतना आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आया होगा। साथ में आपको एक चीज और बता रखी है यहाँ पे, बोली। बोली जो होती है वो आपकी लोकल लैंग्वेज है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र के अंदर, जबकि बोली विस्तृत भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता है। जैसे आप लोग घर पे मारवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं ना, कि आपकी दादी आपके दादा आपके साथ मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते होंगे, तो क्या हम उसको हमारी हिंदी की कॉपी में लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, हम हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोली जो भाषा जो होती है वो एक विस्तृत एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली जो होती है वो आपकी एक विस्तृत क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में बोली जाती है। जैसे आप लोग देखो, ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली, हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा, भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। ये हमारी प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना ज़रूर होती है। जैसे आप लोग को एक बहुत सरल सा मैं उदाहरण दूं, अधिकांश लोग जो मारवाड़ी होते हैं हमारे राजस्थान के, वो लोग मारवाड़ी भाषा के अंदर भी शादी का कार्ड छपवाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे लोक देवता हुए हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने लोक साहित्य की रचना हमारी बोली, हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर ही की। अब आपका लास्ट रह जाता है व्याकरण, जो हमारे लेसन के साथ जुड़ा हुआ है। पहले भाषा प्रयोग में आती है और फिर उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। आपको इसको यूँ समझिए कि भाषा आप सीख रहे हैं हिंदी, साथ में व्याकरण क्या है और व्याकरण का हमें नॉलेज देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जब पूरी हिंदी ग्रामर के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, प्रार्थना पत्र लिखना सीखते हैं, साथ में आप लोग क्या करते हैं, निबंध लिखना सीखते हैं। तो जब आप लोग ये पूरी हिंदी ग्रामर सीखते हैं, पूरे व्याकरण का जब आप लोग नॉलेज लेते हैं, तो आपकी भाषा के ऊपर पकड़ मजबूत हो जाती है। तो पहले भाषा प्रयोग में आती है, फिर उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का पहला ज्ञान होता है, क्योंकि व्याकरण को सीखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। व्याकरण को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हम लोग जब नियमों का पालन करते हैं तो हमें भाषा का शुद्ध रूप बोलना और लिखना समझ में आता है। वही चीज़ क्या होती है, व्याकरण होती है। तो आप लोग इसको यूँ कह सकते हैं कि भाषा को सीखने के लिए आपको व्याकरण का शुद्ध लिखना और पढ़ना, ये ज्ञान भी होना आवश्यक है, तो आप भाषा को अच्छे से सीखेंगे। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों के ऊपर किया जाता है। हम लोग जो व्याकरण सीखते हैं बच्चों, हिंदी ग्रामर जो हम लोग पूरी सीखते हैं, तो ये हम लोग 3 स्तर के ऊपर सीखते हैं। एक होती है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार और एक होता है वाक्य विचार। व्याकरण को कितने स्तर पे सीखा जाता है, व्याकरण को 3 स्तर पे सीखते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विचार, फिर होता है आपका शब्द विचार
उसके बाद तीसरा होता है आपका वाक्य विचार। और जब बच्चे को वाक्य पढ़ना आ जाता है तो उसको बुक पढ़ना आ जाता है। बुक पढ़ना आ जाता है तो वो भाषा को अच्छे से लिखना और बोलना सीख जाता है। और जब वो अच्छे से बोलना और सीखना सीख जाता है तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे इसको यूँ समझिए कि नर्सरी एलकेजी के अंदर बच्चा सबसे पहले वर्ण सीखता है, ऐसे अनार, आसे आम, व्यंजन सीखता है, कैसे लेके गए तक। साथ में जब वो बच्चा एलकेजी के अंदर आता है तो वो शब्दों पे आता है, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द। जब वो बच्चा एचकेजी क्लास यानी हायर केजी के ऊपर आता है तो वो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके क्या करता है, राम पानी पीने जा रहा है, तो पूरा वाक्य बन गया। मैं खेत पर जा रहा हूँ, पूरा वाक्य बन गया। पहले उसने वर्ण सीखा, फिर उसने शब्द सीखा, फिर उसने वाक्य सीख लिया। तो उसने किस पे अपनी पकड़ बना ली, उसने भाषा पर अपनी पकड़ बना ली। इसका मतलब उसको पूरे व्याकरण का नॉलेज अच्छे से हो गया। तो स्टूडेंट्स, यह आज आपका पहला चैप्टर था, भाषा और व्याकरण। अब नेक्स्ट एक्सेल वीडियो के अंदर सर आपको इसके क्लास वाइज अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाएंगे, टिकिंग करके देंगे, उसकी पिक्चर्स हम लोग आपको देंगे जब तक बुक नहीं आती है। और साथ में आप लोग इसका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखेंगे, साथ में एक बार इवनिंग में शाम को और आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग इसको फिर से देखेंगे, तो ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।